नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 1 जून 2026, दिन है सोमवार। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। मां के निधन से टूटे अजीत कुमार, एक्टर के घर पहुंचे सीएम थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन, फुटेज हुई वायरल। साउथ के जाने माने एक्टर अजीत कुमार की मां मोहिनी मनी का निधन हो गया। मां के निधन से अजीत कुमार बुरी तरह से टूट गए। वहीं अजीत कुमार का दुख बांटने और उनकी मां को श्रद्धांजलि देने तमिलनाडु के सीएम और सुपरस्टार थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन एक्टर के घर पहुंचे हैं। सीएम थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन साथ ही में अजीत कुमार के घर पहुंचे, उन्हें संतावना भी दी। सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं। अजीत कुमार से मिलते नजर आए थलपति विजय कड़ी सुरक्षा के बीच उनके घर पहुंचे थे। गले लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि उनकी मां को भेंट की। वहीं त्रिशा कृष्णन भी विजय थलपति के साथ दिखाई दी। वो भी अजीत कुमार के साथ दुख बांटती नजर आई। थलपति विजय जैसे ही गाड़ी से निकले तो उनके चेहरे पर उदासी देखने को मिली। तुरंत उन्होंने अजीत को गले लगा लिया। थलपति विजय के साथ त्रिशा भी अजीत कुमार के परिवार से मिले। इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उनकी मां को श्रद्धांजलि भेंट की। थलपति विजय और अजीत कुमार काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने 1995 में आई फिल्म राजाविन के साथ काम किया है। करियर के शुरुआती दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती रही है। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की मन की बात की। तो मन की बात एपिसोड में आज उन्होंने गर्मी से सतर्क रहने की अपील की। पानी पीते रहें और सावधानी बरतें। देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क रहने और अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड में कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अनावश्यक रूप से धूप से निकलने को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश में ज्यादातर हिस्सों में गर्मी पड़ रही है, तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पानी पीते रहिए। अगर धूप में निकलना जरूरी हो तो पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने लोगों से सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए कई पारंपरिक तरीके हैं, जिसमें रसोई भी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घरों में खान पान पेय पदार्थ की प्रकृति भी बदलने लगती है। कहीं मटके का ठंडा पानी इस्तेमाल होने लगता है तो कहीं दही, कच्चे आम और पारंपरिक पेय पदार्थों का चलन बढ़ जाता है। अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर 11 केंद्रों में बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। 4,445 विद्यार्थियों ने पंजीकृत किया। लखीमपुर खीरी जिले के 11 केंद्रों में रविवार को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 करवाई जा रही है। परीक्षा में कुल 4,445 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थी चेकिंग शुरू कर दी गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ छात्र छात्राओं के केंद्रों में प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले उनके सारे दस्तावेज चेक किए गए और बायोमेट्रिक की उपस्थिति भी दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लुटेरे और छेड़छाड़ करने वाले से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 3 के पैर में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस की मानस नगर में आशाराम बाबू रोड पर लुटेरों और विकास नगर पुलिस टीम की टेढ़ी पुलिया के पास दुष्कर्म के आरोपियों से शनिवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे रोहन उर्फ गुड्डू और साहिल के पैर में गोली लगी। वहीं टेढ़ी पुलिया पर छेड़छाड़ के आरोपी सनी के पैर में भी गोली लगी। तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उपायुक्त दक्षिण अमित कुमार आनंद के मुताबिक मुठभेड़ में गिरफ्तार लुटेरों में दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अंबेडकर नगर मद्रासी मंदिर के पास रहने वाले रोहन उर्फ गुड्डू और मदनगिरी का साहिल है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सूर्या की मां ने गाजियाबाद पुलिस से की मांग कि अगर असद का एनकाउंटर हुआ है तो उसकी तस्वीर मुझे दिखाएं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा में किशोर सूर्या की हत्या कर दी गई। सूर्या की हत्या के बाद से आरोपी असद के एनकाउंटर की लगातार मांग उठ रही थी। परिजनों ने कहा कि जब तक असद का एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अधिकारियों को समझाने के बाद शनिवार सूर्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविवार तड़के गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी सूर्या की मां को हुई तो उन्होंने
गाजियाबाद पुलिस का आभार जताया। साथ ही असद के एनकाउंटर वाली फोटो दिखाने की बात कही। सूर्या की मां ने कहा कि असद को ढेर कर दिया है, असद की तस्वीर मेरे सामने लाई जाए। पुलिस प्रशासन ने मुझे न्याय दिलवाया है, बहुत अच्छी बात है, पर असद की तस्वीर मुझे दिखाई जाए और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जैसे हम लोगों को उन्होंने रोड पर ला दिया है, उसी तरह उनके घर पर भी बुलडोजर चलाकर सड़क पर लाया जाए। उनके 5 से 8 औलादें होती तो उनका एक चला जाए तो 5 से 6 रह जाएंगे। मेरा तो एक ही चिराग था, उन्होंने चिराग उजाड़ दिया। मेरा कोई सहारा नहीं है, पुलिस ने मुझे न्याय दिलाया है, उसके लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी पर जानलेवा हमला, सिर फूटा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही। शनिवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद रविवार को लोकसभा के टीएमसी के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी जानलेवा हमला हुआ है। हुगली जिले के चंडीताला थाने के बाहर इस हिंसक झड़प में कल्याण बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना के समय टीएमसी समर्थक अपने गिरफ्तार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपने थाना पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनका आमना सामना हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब टीएमसी समर्थक थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र नारेबाजी शुरू कर दी और प्रदर्शनकारियों को चोर कहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आई। बढ़ते तनाव के कारण स्थानीय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती करनी पड़ी। हमले के बाद सांसद कल्याण बनर्जी को अपने घायल सिर पर गीला रुमाल रखे हुए देखा गया। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया। उस समय मुझ पर हमला किया गया जब मैं अधिकारित प्रतिनियुक्ति सौंपने के लिए थाने की ओर बढ़ रहा था। यह उन लोगों पर बिना उकसाए किया गया हमला है जो केवल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से आ रही है। अगले 3 दिन में बारिश से तरबतर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तेजी से बढ़ रहा है मानसून। मध्य प्रदेश में तेज आंधी और बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। भोपाल समेत 20 से अधिक जिलों में बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक 43 जिलों में तेज हवाएं, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तापमान में 12 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल प्रदेश में कहीं भी लू की चेतावनी नहीं है। विभाग के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां बनी रही तो मानसून 15 जून तक मध्य प्रदेश पहुंच सकता है। अगली बड़ी खबर लुधियाना से आ रही है, जहां पर एक कपड़ा कारोबारी से मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है, जहां सीसीटीवी कैमरा में सारी वारदात कैद हो गई। लुधियाना के न्यू शिवपुरी इलाके में एक कपड़ा कारोबारी मोबाइल स्नैचिंग का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार कारोबारी अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी बाइक पर सवार 2 युवक अचानक से उसके पास पहुंचे, हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी। फुटेज में आरोपियों की बाइक और उसका नंबर भी दिखाने के बाद सारी बात सामने आई है। पीड़ित कारोबारी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी सौंप दी गई। इसके बाद देरसी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर में बढ़ती हुई स्नैचिंग की घटनाओं के बीच इस वारदात ने कारोबारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी के बीच अगली बड़ी और अहम खबर पर नजर डालते हैं। आईटी मैनेजर की जॉब छोड़ दी, बने ऑटो ड्राइवर, अब कमा रही है 60,000 महीना। वीडियो हो रही है खूब वायरल। आज के समय में ज्यादातर लोग बड़ी नौकरी, अच्छा ओहदा और अच्छी सैलरी पाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को इंस्टाग्राम डॉक्टर नेजरीन मिथलाज ने शेयर किया है। डॉक्टर नेजरीन एक डॉक्टर और कंटेंट क्रिएटर हैं जो अक्सर लोगों को प्रेरणादायक कहानियां अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती रहती हैं। वीडियो में उन्होंने एक महिला ऑटो ड्राइवर से बातचीत की, जिसकी कहानी लाखों लोगों के दिल को छू गई। महिला ने बताया कि वह पहले करीब 9 साल तक आईटी मैनेजर के पद पर काम कर चुकी हैं, लेकिन नौकरी के लगातार दबाव, तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब वो ऑटो चला रही हैं और करीब 60,000 रुपया महीना कमा रही हैं। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां राजनीति में सम्राट की नई चाल। सीएम
सीएम बनने के बाद व्यापक जनाधार तैयार करने पर फोकस, स्वर्ण से महादलित तक पर है नजर। बिहार की राजनीति में मजबूत पिछड़ी जाति कुशवाहा समाज के प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब एक नए सियासी जनाधार के निर्माण की दिशा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद उनकी राजनीतिक रणनीति का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी अब केवल अपने पारंपरिक सामाजिक अधिकार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक प्राथमिकताओं में स्वर्ण, गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वैश्य समाज, दलित और महादलित समुदायों को जोड़ने का प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इसके लिए उन वर्गों में प्रभाव रखने वाले नेताओं और संगठन के साथ संवाद बढ़ाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। करते हैं योगी सरकार। सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कमीशन खोरी करने वाले 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। प्रशिक्षण निर्देशालय में तैनात सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार झा और प्रधान सहायक इमरान अहमद पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि स्थानांतरण सत्र के दौरान तबादले कराने के नाम पर कर्मचारियों और अधिकारियों से मोटी रकम वसूली जाती थी। शिकायतों के अनुसार ट्रांसफर के बदले करीब 10% तक कमीशन लिया जाता था। वहीं इमरान अहमद पर कर्मचारियों के उत्पीड़न, धार्मिक भेदभाव, शिकायतों के नाम पर दबाव बनाकर धन उगाही करने के आरोप लगे हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश पर दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कर्मचारियों के बीच की व्यापक चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं अभिषेक बनर्जी की। ममता बनर्जी ने बड़ा दावा कर दिया। हमले के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा हेलमेट ना होता तो अभिषेक की जान जा सकती थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि हमले में अभिषेक के सीने में ब्लड क्लॉट बन गए थे। हेलमेट ना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर से हुई है, जहां अभिषेक बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन पर अंडे फेंके और नारेबाजी की। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ममता बनर्जी के अनुसार हमले में अभिषेक की छाती, पसलियों और गर्दन और पीठ पर चोट आई है। उन्हें पहले निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ अस्पतालों और डॉक्टरों पर उचित इलाज न करने के लिए दबाव भी बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए। उनका कहना है कि अभिषेक के दौरे की जानकारी पहले से होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन और हिंसा के लिए बाहरी लोगों को लाया गया था। घटना के बाद टीएमसी ने मामले की गंभीर बताते हुए अभिषेक का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी के अंदर करने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत ढहने से एक की मौत हो गई। 13 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। घटनास्थल पर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सैदुलजाब इलाके में शनिवार शाम को एक 5 मंजिला व्यावसायिक इमारत अचानक ढह गई। हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि अब तक 13 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कई घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार इमारत में कोचिंग संस्थान, कैफे और कई कार्यालय संचालित हो रहे थे। हादसे के समय ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इमारत गिरने के बाद उसका मलबा पास की टिन शेड वाली कैंटीन पर जा गिरा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अक्सर मौजूद रहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौके पर पहुंची, राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, एमसीडी, सीएटीएस सर्विस डिफेंस की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। कहा कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। साथ ही हादसे के कारण की जांच के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई। अगली अहम खबर पर नजर डालते हैं। पूर्णागिरि दर्शन को जा रहे करीब 4000 श्रद्धालु बाट नागढ़ में फंसे
पुलिस ने किया रेस्क्यू। पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए जा रहे करीब 3 से 4 हजार श्रद्धालु बाटनागर में बाढ़ आने से फंस गए हैं। सूचना पर टकनपुर क्षेत्र के ढुलीघाट चौकी इंचार्ज हतीश और चौकी इंचार्ज संदीप और उनकी टीम ने मेला मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। श्रद्धालुओं को बहाव से सुरक्षित पार करवाया गया। पुलिस 3 से करीब 3 घंटे तक अभियान चलाया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे के लिए रवाना कर दिया गया। अगली बड़ी खबर लद्दाख से, जहां पर नशीले पदार्थों पर लगेगी लगाम। LGV सक्सेना ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों और ड्रग्स पर बढ़ती निर्भरता को रोकना और लद्दाख क्षेत्र के लोगों को कम अल्कोहल वाली शराब के ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस आबकारी नीति का लक्ष्य पारदर्शी, जवाबदेह और विनियमित तरीके से आबकारी राजस्व को बढ़ाना है। यह नई आबकारी नीति केंद्र शासित प्रदेश की आबकारी व्यवस्था में एक अहम सुधार है। इसके तहत एक उदार, पारदर्शी और तकनीक आधारित नियामक ढांचा पेश किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य जन सुविधा, पर्यटन को बढ़ावा देना, राजस्व में वृद्धि और शराब व्यापार के प्रभावी व कुशल विनिमय के बीच संतुलन बनाना है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।